अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। वैसे तो पाकिस्तान 2024 के इलेक्शन के बाद दुनिया भर की मीडिया की तवज्जो का मरकज रहा है और हर लम्हे पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो तब्दील होती है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर उस वक्त एक ड्रामाई सूरत हाल सामने आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के नाम एक खत लिखा जिसमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि किस तरह उन पे प्रेशर डाला गया, किस तरह उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहे। लेकिन उसके बाद जो आवाम थी, जो सोशल मीडिया था, जो प्रिंट मीडिया था, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था या जो बैरूनी मीडिया था, उसने इस मसले को लेकर एक हाइप क्रिएट की और जो पाकिस्तान में एक आम आदमी था वो ये तस्वर कर रहा था कि शायद अब पाकिस्तान में एक तूफान बर्पा हो जाएगा और कानून की हुक्मरानी हो जाएगी और जिन लोगों ने ये वायलेशन की, जिन लोगों ने जजों को डराया धमकाया, उनकी वीडियो बनाई, वो शायद आवाम के सामने आएंगे, वो कटहरे में लाए जाएंगे। यानी एक आम आदमी जो पाकिस्तान के आईन और कानून से नावाकिफ था कि जिसको शायद इस बात की खबर नहीं थी कि इस मुल्क में इस तरह की बातें जो है वो होती रहती हैं और उन बातों पे फिर बहुत जल्दी मट्टी डाल दी जाती है। तो एक आम आदमी जो है वो अभी तक इसी उम्मीद में रहा कि शायद ये जो 6 जजों ने लिखा है इससे इस मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, इससे इस मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अफसोस कि जो आम आदमी है जो इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहता है, मेरे ख्याल में ये उसका एक ख्वाब है। क्योंकि जिस तरह इस मसले को मौजूदा हुकूमत ने और अदलिया ने मिलकर हैंडल किया, मेरे ख्याल में ये मैं अगर ये कहूं कि ये टोटली एक इस पे मिट्टी पाओ प्रोग्राम था और इस मसले को खत्म करना जो है वो मकसूद था। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, अगर आप पिछले 73 सालों में देखें कि जब भी इस मुल्क में कोई इस तरह का मसला आता है और आपको ये सुनने को मिले कि कमीशन बना दिया गया है, यानी जब किसी मसले में भी कमीशन बन जाता है तो आप समझ लें कि इस मसले को खत्म कर दिया गया है। क्योंकि आज तक जितने भी पाकिस्तान में कमीशन बने हैं, किसी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक नहीं किया गया और यही जो है वो इस वक्त भी हुकूमत ने किया। जिस तरह वो काजी फायज ईसा साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब मिले, फिर उन्होंने कमीशन बनाया, फिर कमीशन के टीआरओ जिस तरह उन्होंने डिसाइड कर लिए, तो ये सारा दर हकीकत जो है वो एक मिट्टी पाओ प्रोग्राम था। लेकिन मेरे लिए जो एक खुशाइन बात है वो ये है कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास ये सारा इशू पहुंचा, ये खत उन तक पहुंचा, तो उन्होंने जो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई उसमें कुछ जजेस ने बड़ा जो है वो स्टैंड लिया और उन्होंने बहुत खुलकर इस चीज पे बात की, जिसमें एक नाम जो है वो जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब का है कि जिन्होंने इस मसले पे स्टैंड लिया और उन्होंने इस मसले पे काफी जज्बाती गुफ्तगू की और उन्होंने यहां तक कहा कि ये जो 6 जज हैं ये हमारे हीरो हैं और इन्होंने जो स्टेप उठाया है वो आईन और कानून की बहाली के लिए है और हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आपको इस तारीख का इल्म नहीं है कि जब भी पाकिस्तान में कोई कमीशन बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज पर, उस इशू पर मिट्टी डालने वाली बात होती है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि देखें ये अदलिया का मसला है, ये अदलिया की बका का मसला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये मसला लिखा है। तो अगर आप इस मसले पे पीछे हटेंगे, अदलिया इस मसले पे पीछे हटेगी तो अदलिया की जो साख पहले ही बहुत डैमेज हो चुकी है वो मजीद डैमेज होगी। हमें चाहिए कि हमें इस मसले पे जो है वो उन जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए और वैसे भी अगर हम खड़े होते हैं तो ये हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, अदलिया किसी इदारे के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, बल्कि अदलिया किसी भी इदारे में उन लोगों के खिलाफ खड़ी होगी कि जो इदारे का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम दूसरे हरूफ में कह सकते हैं कि इदारे की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम काली भेड़ें कहते
ہیں. تو اگر ایسے لوگوں کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, ان کو عوام کے سامنے لائیں گے, ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے, تو میرے خیال میں کافی حد تک یہ چیز جو ہے وہ رک جائے گی, اور آنے والے وقت میں عدلیہ جو ہے یا عدلیہ کے ججز جو ہیں ان پر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی, لوگوں کا اعتماد ان پہ قائم ہوگا, اور جو لوگ طاقت کے نشے میں عدلیہ کے ججز کو ڈرانا چاہتے ہیں, دھمکانا چاہتے ہیں, وہ دوبارہ ایسا کرنے سے جو ہے وہ ڈریں گے اور وہ ایسا کرنے کے لیے سوچیں گے. تو بہرحال چونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور حکومت جو ہے وہ اس وقت ایک ہی کوٹ میں ہیں, ایک ہی سمت میں ہیں, تو انہوں نے جناب وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی, بڑی ان کی خوشائند ملاقات رہی, اور اس ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب نے جناب ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا, انہوں نے وفاقی کابینہ سے منظوری لی, اور بالآخر انہوں نے جو ہے وہ ایک کمیشن بنا دیا, اور اس کمیشن کا جو ہیڈ ہے وہ تصدق جیلانی صاحب کو بنا دیا. اگر تصدق جیلانی صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 2012-2013 میں پاکستان کے چیف جسٹس رہے, اور یہ بڑے نرم اور دھیمے مزاج کے شخص ہیں, یعنی ان سے آپ کلیش والی صورتحال ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. قطعاً ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سربراہ ہیں تو جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا طاقتور لوگوں کو الزام دیں گے, بالکل بھی نہیں, بلکہ یہ ایک درمیانی راستہ نکالیں گے. یہ ان کا فیصلہ یہی ہوگا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, ججز کا جو خط ہے وہ ہم نے اسٹڈی کیا, ہم نے انویسٹیگیشن کی, لیکن ہمارے پاس کوئی پروف نہیں آئے, ہم کوئی پروف نہیں دے سکے, کہ پروف ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی فرد کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لائیں یا اس کے خلاف کارروائی کریں. تو چونکہ تصدق گیلانی صاحب کا جو ایک اپنا بھی ریکارڈ تھا جب وہ چیف جسٹس صاحب تھے, تو وہ بڑے محتاط انداز سے چلے اپنی ساری سروس کے دوران, اور اب بھی جب ان کو بنایا گیا ہے تو حکومت نے بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے, چونکہ تصدق گیلانی صاحب جو ہیں وہ کلیش نہیں چاہتے, وہ جھگڑا نہیں چاہتے, وہ درمیان کا راستہ نکالیں گے. اور اس وقت جو حالات ہیں وہ حکومت کو چاہیے بھی وہی راستہ کہ جو درمیان کا راستہ ہو, مطلب جس سے نہ حکومت کی ساکھ متاثر ہو, نہ اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ متاثر ہو, اور نہ عدلیہ کی ساکھ متاثر ہو. تو حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے, اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اس سارے مسئلے کی جو بینیفیشری ہے وہ حکومت ہی ہے, حکومت کو ہی اس کا ایڈوانٹیج ہوا ہے, چونکہ جس طرح ججز پہ پریشر ڈالا گیا اور ایک مخصوص جماعت کے خلاف ان سے فیصلے دلوائے گئے, عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دلوائے گئے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو بینیفیشری ہے وہ حکومت ہے, مسلم لیگ نون ہے, پیپل پارٹی ہے. تو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ایسا کمیشن بنے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی جو ہے وہ الزام دے اسٹیبلشمنٹ کو, یا حکومت پہ کوئی ذمہ داری ڈالے, یا طاقتور لوگوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے, بلکہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ کوئی درمیان کا راستہ ہو. دوسری طرف جناب ایک خبر جو ہمیں مل رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک ایسا قانون, ایسا بل لانا چاہتی ہے کہ جس کے مطابق 3 سال کی جو سروس ہے چیف جسٹس صاحب کی وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اگر 3 سال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سروس بڑھ جاتی ہے, مزید ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 2 سال جو ہے وہ ان کو مزید مل جائیں گے. اور اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 2 سال اور مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے, بلکہ آنے والے جو چیف جسٹس صاحب ہوں گے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے, اور منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائیں گے, اور یوں منیب اختر صاحب جو ہیں وہ 2028 میں ریٹائر ہو جائیں گے. تو اس وقت چاہے وزیر اعظم ہوں, چاہے چیف جسٹس صاحب ہوں, یا چاہے کوئی اور لوگ ہوں, وہ اس وقت ایک ایسی گیم, ایک ایسا جو ہے وہ سسٹم بنا رہے ہیں کہ جس سے یہ موجودہ عدلیہ, یہ موجودہ پارلیمنٹ, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور جو طاقتور کچھ اور لوگ ہیں, تاکہ ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ چلتا رہے. یعنی جس طرح بھی ہو, جیسے بھی ہو, اس سسٹم کو ان لوگوں نے چلانا ہے. اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں تھیں اور خواتین کی نشستیں, مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہ دینا, وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اگر تحریک انصاف کو وہ سیٹیں مل جاتی تو مسلم لیگ نون جو ہے یا پیپل پارٹی جو ہے ان کو پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت نہ ملتی. لہٰذا اب جب مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں ان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی. جب ان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی تو پھر قانون میں کسی طرح کی بھی امینڈمنٹ کرنا, اپنے مفاد کے بل پیش کرنا, اپنے مفاد کے ایسے لا پیش کرنا کہ جو اس حکومت کو فائدہ دیں, عدلیہ کے لیے فائدہ مند ہوں, تو وہ سارے بآسانی کیے جا سکیں گے. چونکہ اس وقت جو کھیل ہے وہ
देग है वो बनी हुई है। मुस्लिम लीग नून भी उस देग की बेनिफिशियरी है, पीपल पार्टी भी बेनिफिशियरी है, एमक्यूएम भी उनके साथ है। सिर्फ इस वक्त अगर मैदान से बाहर हैं तो वो तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब हैं। और जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब भी हाथ पांव मार रहे हैं, अदलिया को इल्जाम दे रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को इल्जाम दे रहे हैं, तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में रमजान के बाद जब मौलाना साहब भरपूर गुस्से में बाहर निकलेंगे रोडों पे, तो मेरे ख्याल में हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मौलाना फजल रहमान साहब को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और उनको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि मौलाना फजल रहमान साहब को कोई एक अच्छा ओहदा दे दिया जाएगा, उनकी जमात के लोगों को कोई अच्छे ओहदे दे दिए जाएंगे, तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब भी सारी जो जमहूरियत है, जो उनके अंदर इस वक्त हवा भरी हुई है, वो निकल जाएगी। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब यही चाहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया, मुस्लिम लीग नून के और रहनुमा अगर हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया, तो क्या फर्क पड़ना था अगर वो मुझे भी जितवा देते, मेरे बेटे को भी जितवा देते। तो गुस्सा जो है मौलाना फजल रहमान साहब को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही है। लेकिन इस सारे मसले में जो 6 जजों ने खत लिखा, मुझे जो तकलीफ हो रही है वो है इस वक्त जो पाकिस्तान में बार काउंसिल हैं, बार काउंसिल से मुझे और एक आम पाकिस्तानी को जो तवक्कुआत थी, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उस पर पूरा नहीं होता रही। क्योंकि बार काउंसिल ने जो है वो एक्ट करना चाहिए था, इसके बार काउंसिल को वकला की बॉडी की हैसियत से जो है वो आइन की बहाली और सरबुलंदी के लिए बार काउंसिल को इस वक्त जो 6 जजेस हैं, अदलिया है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। मगर बदकिस्मती है कि फारूक एच नायक साहिब और रियाजत अली सहर साहब जो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और फारूक एच नायक साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, तो उन्होंने जनाब इस जो कमीशन था इसको मान लिया, उन्होंने TRS को मान लिया। और वो मानते भी क्यों ना, क्योंकि वो ऑलरेडी हुकूमत का हिस्सा थे और हुकूमत जो है सारे मसले में बेनिफिशियरी है। तो बहरहाल जो बार काउंसिल है पाकिस्तान की, वो एक सियासी जमात बन चुकी है और वो सारा जो मसला है उसके पीछे खड़ी है, और जो भी फैसला तसद्दुक़ गिलानी साहब देंगे वो बार काउंसिल ने उस फैसले की हमायत करनी है। ऐसा है मेरा पाकिस्तान, और ऐसे हैं मेरे पाकिस्तान के आइन, और ऐसे हैं मेरे पाकिस्तान के कानून। इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का कानून सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं उनकी ख्वाहिश का नाम है। बाकी जो पाकिस्तानी है, जो आम पाकिस्तानी है, उसके लिए इस मुल्क में आइन भी है, कानून भी है। अगर वो छोटा सा भी कोई गलत काम करे तो उसकी सजा सालों पे है, लेकिन अगर कोई बड़ा आइन भी तोड़ दे, कानून भी तोड़ दे, तो उसके लिए इस मुल्क में कोई कानून कुछ भी नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।